सोचिए, एक ऐसा ड्रिंक जो हजारों साल पुराना है, त्योहारों की जान है, देवताओं को भी चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा एक सवाल के घेरे में रहता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भांग की और उसकी पूरी रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भांग है क्या? क्या ये बस होली और शिवरात्रि पर पिया जाने वाला एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? एक पवित्र औषधि या एक पावरफुल नशीला पदार्थ? चलिए, इस सदियों पुराने सवाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं भांग के उस रूप से जिसे हम सब शायद सबसे अच्छी तरह जानते हैं, त्योहारों की मस्ती और रंगों के बीच वो एक ग्लास ठंडाई। तो टेक्निकली भांग है क्या? ये कैनबिस सटाइवा पौधे की पत्तियों और उसकी छोटी छोटी कलियों से बना एक पेस्ट, या कह लें कि एक ट्रेडिशनल खाने की चीज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसे पौधे के फूल या राल मतलब रेजिन से नहीं बनाया जाता, बल्कि पत्तियों से। और इन्हीं पत्तियों में जो टीएचसी जैसे कंपाउंड्स होते हैं ना, जो दिमाग पर असर करते हैं, वो आमतौर पर कम होते हैं। और इसका जिक्र आते ही जहन में क्या आता है? होली के वो चटक रंग और महाशिवरात्रि की वो भक्ति वाली रातें। इन मौक़ों पर भांग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रह जाती, बल्कि वो पूरे सेलिब्रेशन की फील का, उस माहौल का एक ज़रूरी हिस्सा बन जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ त्योहारों की नहीं है। भांग की जड़ें, वो तो बहुत बहुत गहरी हैं, हमारे इतिहास और हमारी स्पिरिचुअलिटी में। तो चलिए ज़रा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। हम यहाँ 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2000 से भी ज्यादा सालों के रिकॉर्डेड इतिहास की। मतलब ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की कहानी का एक बहुत ही पुराना और अहम चैप्टर है। और ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है। भांग का जिक्र हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। अथर्ववेद में इसके बारे में लिखा गया है। और तो और पुराने जमाने की आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता था। मतलब सदियों से ये हमारे सिस्टम का हिस्सा रहा है। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले अथर्ववेद में इसे एक ऐसे पवित्र पौधे की तरह देखा गया जो चिंता को दूर करता है और खुशी लाता है। आज के समय में जो इसके इर्द गिर्द विवाद है, उससे कितना अलग नजरिया था, है ना? पर भांग का जो सबसे गहरा और पवित्र कनेक्शन है, वो जुड़ता है सीधे भगवान शिव से। ऐसा माना जाता है, कहानियों में कहा जाता है कि भगवान शिव गहरे ध्यान में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और शायद यही वजह है कि आज भी भक्त इसे भक्ति और वैराग्य के एक प्रतीक के तौर पर शिव को चढ़ाते हैं। तो इतिहास और धर्म की बात तो हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आखिर ये पत्ती से लेकर लस्सी तक का सफर तय कैसे होता है। अच्छा, तो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो बड़ा सीधा साधा है। ताज़ी पत्तियां लीं, उन्हें धोया, सुखाया, फिर सिलबट्टे पर या पत्थर पर उसे खूब पीसा जाता है जब तक एक फाइन पेस्ट ना बन जाए। फिर इस पेस्ट में मिलाया जाता है दूध, थोड़ा घी और साथ में इलायची, काली मिर्च जैसे मसाले। ये मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये इसके असर को बैलेंस करने में भी मदद करते हैं। और बस तैयार है ठंडी ठंडी भांग ठंडाई। ठीक है, तो किसी ने भांग की ठंडाई पी ली, पर उसके बाद शरीर के अंदर असल में होता क्या है? चलो अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी साइंटिफिक फ़र्क है। देखिए, जब भांग को पिया जाता है तो उसमें जो मेन एक्टिव कंपाउंड होता है टीएचसी, वो सीधे दिमाग में नहीं जाता। वो पहले जाता है लिवर में। और लिवर वो इसे एक दूसरे और भी ज़्यादा पावरफुल कंपाउंड में बदल देता है, जिसका नाम है 11 हाइड्रोक्सी टीएचसी। और ये जो नया कंपाउंड है ना, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा देर तक टिकता है। ये स्मोकिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें टीएचसी सीधे ब्रेन में पहुंच जाता है। और इसी लिवर वाले प्रोसेस की वजह से भांग का असर दिखने में आधा घंटे से लेकर 2 घंटे तक लग सकते हैं। और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पी लेते हैं और सोचते हैं अरे कुछ हो ही नहीं रहा, और इसी चक्कर में और पी लेते हैं। और फिर जब असर होता है तो वो अचानक और बहुत ज़ोरदार होता है, जो 4 से 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। तो आप समझ सकते हैं, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर डोज सही है तो एक बहुत ही अच्छा, रिलैक्सिंग और खुशी का एहसास हो सकता है। लेकिन अगर डोज ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो यही एक्सपीरियंस पूरी तरह पलट सकता है। चिंता, घबराहट, कन्फ्यूजन सब कुछ हो सकता है। तो हमने परंपरा समझी, साइंस समझा। अब आते हैं आज के दौर में, जहां भांग को लेकर कानून और मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है।
देखिए, भारत में कानून थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक एक्ट है 1985 का एनडीपीएस एक्ट। ये एक्ट कैनबिस के रेजिन यानी चरस और उसके फूलों यानी गांजा को बैन करता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, यही कानून खास तौर पर पौधे की पत्तियों यानी भांग को इस बैन से बाहर रखता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे कल्चर और धर्म से इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि भांग को बेचने और खरीदने को कंट्रोल करने का पावर अलग-अलग राज्यों के पास है। तो ऐसा हो सकता है कि वाराणसी में आपको लाइसेंस दुकान से भांग मिल जाए, लेकिन किसी दूसरे राज्य में ये पूरी तरह से गैर कानूनी हो। तो हाँ, सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है। और मेडिकल साइंस क्या कहता है? रिसर्च अभी भी चल रही है। कुछ शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि कैनबिस के कंपाउंड्स दर्द और जी मिचलाने जैसी चीजों में फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं, रिस्क भी हैं, जैसे कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मेमोरी और कंसंट्रेशन पर असर पड़ सकता है। तो हमने इतिहास देखा, साइंस देखा और कानून भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें? कैसे हम इस पुरानी परंपरा का सम्मान भी करें और साथ ही साथ सेफ भी रहें? सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि भले ही इसे कल्चरली एक्सेप्ट किया जाता हो, है तो ये एक पावरफुल चीज। तो कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे, हमेशा किसी भरोसेमंद जगह से ही लें। शुरुआत हमेशा बहुत ही थोड़ी मात्रा से करें। इसे कभी भी शराब के साथ मिक्स ना करें। और हाँ, इसे हमेशा किसी सेफ और कंफर्टेबल माहौल में ही इस्तेमाल करें। और गाड़ी चलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक समाज के तौर पर हम इस प्राचीन परंपरा को कैसे सम्मान दें और साथ ही इसके असर को लेकर जो आज की साइंटिफिक समझ है, जो जागरूकता है, उसे कैसे अपनाएं। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।